आप जब भी किसी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हो तो कई बार उन फिगर्स को समझ पाना पॉसिबल नहीं होता और हमारा उन नंबर्स को देखकर यही सवाल रहता है, अरे कहना क्या चाहते हो? तो हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में डिटेल में बात करूंगा कि आखिर मूवीज बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से अर्निंग्स करती हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता है और आखिर प्रोड्यूसर्स और थिएटर ओनर्स किस तरीके से अर्निंग्स करते हैं। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। शुरुआत में सारी टर्म्स एक साथ सुनेंगे तो कंफ्यूज मत होना, एक एक करके वीडियो में आगे चलकर सब क्लियर हो जाएगा। सो जॉइन मी अलोंग दिस राइड एंड स्टे टिल द एंड। तो सबसे पहले जो ग्रॉस कलेक्शंस होते हैं वो टिकट्स की सेल्स का टोटल अमाउंट होता है। वही जो टिकट्स हम 100, 200, 500 रुपए में खरीदते हैं उनका सबका टोटल अमाउंट मिलकर ग्रॉस कलेक्शन बनाता है। और इसके बाद नेट अमाउंट वो अमाउंट होता है जो ग्रॉस टोटल में से एंटरटेनमेंट टैक्स को हटाने के बाद बचता है। और ये नेट अमाउंट ही वो अमाउंट है जो कि फाइनली सेलर के पास अपने प्रोडक्ट का बचता है गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, विच इज एंटरटेनमेंट टैक्स इन दिस केस। और हर टिकट के ऊपर ये एंटरटेनमेंट टैक्स मेंशन्ड होता है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। अब ये मान लो कि किसी प्रोडक्शन हाउस को लगता है कि उनकी मूवी काफी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उम्मीद हो कि हाँ ऐसा हो सकता है और ये वाली मूवी छप्पड़ फाड़ देगी एकदम, तो वो प्रोडक्शन हाउस डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक वन टाइम प्राइस के ऊपर उस मूवी को सेल कर देता है। मान लो कि यश राज फिल्म्स को लगा कि उनकी मूवी आतंक मचा देगी, तो उन्होंने एक वन टाइम प्राइस के ऊपर महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो मूवी 100 करोड़ के अंदर प्रोवाइड कर दी। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन मूवीज को अलग अलग सिनेमा चेन्स तक लेकर जाते हैं, जैसे कि पीवीआर, कार्निवल, फन सिनेमाज और सिंगल स्क्रीन वाले सभी सिनेमाज के अंदर। प्रोड्यूसर को तो यहाँ तक अपना पैसा मिल गया, अब बचता है थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब पिछले यश राज फिल्म्स वाले एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू करें तो मान लो कि पीवीआर के किसी मल्टीप्लेक्स ने एक मूवी की 5000 टिकट्स फर्स्ट वीक के अंदर 250 रुपए की बेची, जिसमें 50 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो 250 इंटू 5000 इज रुपीज 12.5 लाख, जो कि ग्रोस अमाउंट है। और अगर हर टिकट के 250 में से 50 रुपए टैक्स के हटा दें तो 200 इंटू 5000 इज रुपीज 10 लाख। ये नेट अमाउंट है जो कि उस थिएटर ने मूवी के फर्स्ट वीक के अंदर अर्न किया। इसमें फर्स्ट वीक में मूवी को चलाने के लिए सिनेमा वालों को नेट अमाउंट का 50% शेयर मिलता है, यानी कि इस केस में 5 लाख रुपीज, और बाकी के 50% जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जिन्होंने प्रोड्यूसर से मूवी को खरीदा था और इन सभी सिनेमास को मूवी प्रोवाइड करी थी। और ये शेयर सेकंड वीक से कम होना शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। जहां फर्स्ट वीक में उन्हें 50% शेयर मिल रहा था, वहीं सब्सिक्वेंट वीक्स के अंदर ये शेयर सेकंड वीक में 42% और थर्ड वीक में 37% और उसके बाद से 30% ही रह जाता है। यहाँ पर सिनेमास को ज्यादा शेयर इसलिए मिलता है क्योंकि फर्स्ट वीक के बाद ऑडियंस का नंबर तो डिक्रीज होता जाता है, पर मूवी को सिनेमा में चलाने की कॉस्ट तो सेम ही रहती है। वहीं के वर्कर्स, अप्लायंसेज एटसेट्रा, ये सब का खर्चा तो सेम ही रहता है, चाहे ऑडियंस कम ही क्यों ना आए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि थिएटर्स में खाने के प्रोडक्ट्स इतने महंगे मिलते हैं, क्योंकि टिकट से ज्यादा उनकी अर्निंग्स उन फूड आइटम्स पर डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पर मेन बात ये भी आ जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी हाई परसेंटेज की डिमांड करते हैं, जहाँ ओपनिंग वीक पर उनकी डिमांड 50% से बढ़कर 70% तक भी हो जाती है। और वहीं सिनेमास को मॉल रेंट, मॉल सिक्योरिटी, क्लीनिंग स्टाफ, ऑपरेटिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और टेक्निकल मेंटेनेंस के ऊपर भी काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है। वेल नाउ यू नो कि वो 20 रुपए की पॉपकॉर्न 250 रुपए में क्यों बेचते हैं। यहाँ ओनर्स के साथ साथ सिनेमा के स्टाफ को भी काफी सफर करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि पैंडेमिक एरा में उन लोगों ने कैसे अपनी लाइफ स्पेंड की होगी। और इसके अलावा जब कभी कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है उसका भी पूरा नुकसान थिएटर को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि सिनेमा को रनिंग स्टेट के अंदर रखने के लिए इन्वेस्ट तो उतना ही अमाउंट करना पड़ता है, चाहे ऑडियंस 5 या 10 ही क्यों ना आए। अब यही मान लो कि किसी मूवी का काफी बज़ बना हुआ हो, एग्जाम्पल ले लो थग्स ऑफ हिंदुस्तान। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मूवी परचेज तो कर ली, बट उसके बाद जब वो मूवी फ्लॉप हुई तो प्रोड्यूसर्स को तो अपना पैसा मिल चुका था डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो मूवी बेचकर। पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा ही घाटे में चले जाते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स के पास भी जा सकते हैं कि भाई आपकी पिक्चर तो चली ही नहीं। और क्योंकि बात सिर्फ एक मूवी की नहीं होती, क्योंकि आगे भी तो उस प्रोड्यूसर को उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ वर्क करना है, इसलिए वो लोग उस लॉस को आपस में डिवाइड भी कर लेते हैं। पर हाँ, ये चीज पर्सन टू पर्सन और प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर वेरी भी कर सकती है। तो ये तो बात हो गई कि मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन चेन कैसा होता है और उनकी अर्निंग्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे बंटते हैं।
अब इसके बाद कुछ रीसेंट नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई KGF 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर पोस्ट पैंडेमिक सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन गई, जहां इसने अपने ओपनिंग डे पर 4500 स्क्रीन्स पर नेट 50 करोड़ की अर्निंग करी थी। बट ये वॉर मूवी के थोड़ा पीछे रह गई, जिसने 3850 स्क्रीन्स के साथ ओपनिंग डे पर 50.61 करोड़ की अर्निंग की थी। और इन सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर अभी भी थग्स ऑफ हिंदुस्तान ही है, जिसने टोटल 60 करोड़ रुपीस का ग्रोस कलेक्शन किया था अपने ओपनिंग डे के ऊपर। आई होप यू गाइज लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज रिलेटेड स्टफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मौजूद गॉड्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली और डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।